चैप्टर 5 देख रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे रिंग होती है या आप बॉल देखें स्फीयर जैसी, ये रोल करती है। अगर आप अपने हाथ से रिंग निकाल के, अगर आपकी गोल सी रिंग है, बीच में होल है उसको अगर आप रोल कराएं या स्फीयर को रोल कराएं तो ये स्लिप नहीं करती है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल जगह पे है तो इस तरीके से ये आगे की तरफ जाएगी। राइट? ये देखा जाए कि ये कैसे आगे बढ़ जाती है अपने आप कहेंगे कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। हर एक इंस्टेंस पे होता क्या है, जैसे ये मूव कर रही है, जैसे ये पॉइंट है नीचे, नेक्स्ट टाइम पे जब यहां पहुंचेगी तो ये वाला पॉइंट यहां नीचे आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे जो बॉडी का कांटेक्ट है फ्लोर के साथ, ये जो कांटेक्ट हो रहा है वो फटाफट बदल रहा है। यानी कि यहां पर जो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसका प्लेन के साथ परमानेंट या कुछ समय के लिए इसके साथ संपर्क हो रहा है। तो आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर जीरो है। ध्यान रखिएगा, आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर आपने रोल कर दिया बॉल को या अपनी रिंग को तो ये जाती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। लेकिन आइडियल कंडीशन तो नॉर्मली नहीं होती है और इसको रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये जो रेजिस्टेंस इस रोलिंग ऑब्जेक्ट को मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। ये रेजिस्टेंस जो मिल रहा है आपको इस रिंग को। तो अगर आपको बॉडी को रोल करते रहना है तो आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा कोई ना कोई। अगर उसी वेट के लिए, मतलब सेम वेट हो, जो रोलिंग फ्रिक्शन की संख्या होगी, वो हो सकता है कि बहुत कम हो, या ये कहें कि डिवाइडेड बाय 3 या डिवाइड बाय 2 हो, स्टार्टिंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के से कंपेयर करें आप तो। इसीलिए व्हील यानी कि चक्के की शुरुआत हुई। अब आप समझ रहे हैं कि चक्के, अगर एक चक्का है, क्यों नहीं हमारे जो टायर होते वो इस शेप के होते हैं? क्यों हमारे टायर इस शेप के होते हैं, गोल गोल से? ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, और कई लोग तो इसको सबसे बड़ा इन्वेंशन मानते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन का अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है। ये देखिए, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा अलग इसको मान सकते हैं आप, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब कोई चीज रोल कर रही होती है तो जो सरफेस है वो बहुत कम समय के लिए, जैसे अगर कोई चीज ऐसे रोल भी कर रही है, बहुत कम समय के लिए वो, और या बहुत छोटा एरिया होता है जहां पर वो पॉइंट या सरफेस, जो भी रोलिंग सरफेस है और जो रोलिंग बॉडी है, उनका सरफेस कांटेक्ट में आता है। यानी कि अगर नेट इफेक्ट देखें, जो कांटेक्ट का जो सरफेस है या कंपोनेंट है फोर्स का, वो पैरेलल है। यानी कि जो सरफेस यहां से अपोज कर रहा है, मैं इसको कहूंगा कि द नेट इफेक्ट इज दैट द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपोजेस मोशन। हम हमेशा मानते हैं या सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना, अरे मुझे इस काम में बड़ा बड़ा फ्रिक्शन का, आई एम फेस्ड विथ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, मुझे बहुत फ्रिक्शन मिल रहा है इस काम को करने में, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको अनडिजायरेबल मानते हैं। जैसे मशीन है, मशीन में फ्रिक्शन होता है तो वो ठीक से मूव नहीं कर पाती है, तो फ्रिक्शन वाकई में यहाँ नेगेटिव रोल क्रिएट करता है कि उसी के कारण जो मशीन है उसमें वियर एंड टियर होता है। ये जो रिलेटिव मोशन होता है उसको ये रोकता है, तो इससे क्या है, पावर ज़्यादा लगता है। पावर ज़्यादा लगता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब इसमें हमको लुब्रिकेंट या जैसे चिकनाई जिसे कहते हैं वो डालना पड़ता है, ताकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब मूवमेंट होता है, क्योंकि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मशीनों में मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को, काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जो काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करना है।
ये हम कर सकते हैं कि बॉल बेयरिंग लगा दें, दो मूविंग पार्ट के पीछे या बीच में हम बॉल बेयरिंग लगा दें, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो बॉल बेयरिंग के बीच में होगा या सरफेस के बॉल बेयरिंग और सरफेस के बीच में होगा वो कम होगा, तो पावर जो लगेगा इसमें वो कम लगेगा, राइट। एक थिन कुशन या एक हवा का एक कुशन भी रख सकते हैं सॉलिड सरफेस के बीच में, ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए इन्फ्लेटेड बलून है, ये आपका प्लास्टिक डिस्क है जिसका होल है, यहाँ पर आप ये एयर कुशन दे दें। ये तरीके हो सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है वहां पर फ्रिक्शन की जरूरत है। यहां पर हमने बात की कि ये अनडिजायरेबल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप चलते भी इसी कारण से हैं, आप रुकते भी इसी कारण से हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आप कह सकते हैं कि पावर का नुकसान करता है, एनर्जी का नुकसान करता है, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन को रोकना हो तब आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, है ना। चीजें ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तभी मशीन और ऑटोमोबाइल आपकी कार रुकती है। मान लीजिए आपके सामने कोई छोटा बच्चा आ गया या कोई जानवर आ गया और आपके पास ब्रेक ना हो तो क्या होगा? इसीलिए जरूरी है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डेली लाइफ में बहुत जरूरी है। आप चल पा रहे हैं फ्रिक्शन के कारण। स्लिपरी, जो बहुत स्लिपरी रोड होती है उसमें आप कार को कैसे चलाएंगे? ऑर्डिनरी रोड में, जो भी नॉर्मल हमारे डामर वगैरह के रोड होते हैं, चारकोल के, तारकोल के या फिर सीमेंटेड रोड होते हैं, ये जो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन हम जबरदस्ती देते हैं उसमें, उसी के कारण से आपकी कार आगे बढ़ती है। सर्कुलर मोशन, हम ये बात कर चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का, जो सर्कल में मूव कर रही है, मान लीजिए इसका रेडियस r है और एक यूनिफॉर्म स्पीड v, तो v² r इसका एक्सेलरेशन होगा और ये सेंटर की तरफ आएगा। सेंटर अगर ये है तो इस तरफ आएगा। सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स है इस एक्सेलरेशन को जो पैदा कर रहा है वो है F = mv²/r। हम जानते हैं F = ma होता है, a की जगह हमने v²/r रख दिया तो F = mv²/r, जिसमें m आपका मास है और ये जो फोर्स है ये सेंटर की तरफ आता है। और इसी फोर्स को जो सेंटर की तरफ आ रहा है इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप एक पत्थर को धागे से बांधें और इसको घुमाएं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो स्ट्रिंग या रस्सी में, धागे में जो टेंशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां से आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट का होता है, जैसे सन के अराउंड अगर घूम रहा है, वो कहां से आएगा? फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आएगा। सन के द्वारा, सूरज के द्वारा जो उस प्लैनेट पे फोर्स दिया जा रहा है उसके कारण आएगा। अगर मान लीजिए एक कार इस तरीके से टर्न कर रही है, सर्कुलर टर्न कर रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तब कहां से आएगा? वो फ्रिक्शन से आएगा। सर्कुलर मोशन, घुमावदार मोशन किसी कार का किसी फ्लैट या बैंक रोड पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने लाता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये सर्कुलर मोशन है कार का एक लेवल रोड पे। ये एक लेवल रोड है, ये देखिए लेवल रोड पे। और अगर बैंक रोड है, यानी कि थोड़ा सा एंगल इसमें है, तो उस पर जब मूव करता है, आप में से पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, एक मौत का कुआं, मेलों में जो मेले होते हैं, शायद आजकल ये सब बंद हो गए मॉल वॉल के चक्करों में, तो मेलों में मौत का कुआं होता था। उसमें क्या होता था कि इस तरीके से एक लकड़ी का एक वो होता था और यहाँ पर वो जो बाइकर है या कार वाला यूं यूं घुमाता रहता था और आप यहाँ खड़े होकर देखते रहते थे नीचे, और वो आपके तरफ तक आ जाता था। तो मोशन जो कार होता है लेवल रोड पे, वो अलग थोड़ा सा देखेंगे। इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये कार का वेट हो गया mg, एक ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये तो होता ही है, और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इसमें कोई एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि n और mg बैलेंस कर रहे हैं, तो n - mg = 0, यानी कि n - mg is 0, n = mg, यानी ये जो n लग रहा है वो mg के बराबर लग रहा है।
अब अगर सर्कुलर मोशन होना है इसका लेवल रोड पे, राइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप इसकी जरूरत पड़ेगी। सर्कुलर मोशन होना है अगर रोड पे, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहाँ से आता है? ये इस टायर और इस सरफेस के बीच से आता है। जैसे हमने कहा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मानिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन कहां से मिल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, ये रोकने वाला फोर्स होता है, इंपेंडिंग फोर्स होता है। अगर वो सर्कल में घूम रही है और सर्कल से इधर गिर जाए या छितर के दूर फिका जाए तो कैसा होगा? ऐसा तो होता नहीं। आप जब गाड़ी घुमाते हैं तो अगर आपके बहुत वेट ना हो या आपने बहुत स्पीड से ना घुमाया हो तो आपकी गाड़ी मुड़ जाती है आराम से, यहां तो नहीं फिकती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही ऐसी चीज है जो इस इंपेंडिंग मोशन, कार जो सर्कल से दूर होने की समस्या हो सकती है, उसको यही रोकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास क्या है? फोर्स है mv²/r। हम जानते हैं जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होती है तो F है वो कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए μsn से, जहां पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, n नॉर्मल फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं तो v² इज लेस देन इक्वल टू μsRn/m। अब अभी हमने देखा था Qn जो है वो mg के बराबर है। अभी हमने देखा था, जो क्वांटिटी हमने यहाँ बात की, n इक्वल टू mg है। तो ये n इक्वल टू mg है तो n mg है तो n/m क्या होगा? g के बराबर। तो g रख दीजिए, μsRg आ गया। इसमें देखिएगा v², और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं भी m नहीं आ रहा है। ये बताता है कि किसी भी μs वैल्यू के लिए, और इस μs के लिए और r के लिए यहाँ पर जरूर एक वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम स्पीड होगी सर्कुलर मोशन की जो पॉसिबल है। अदरवाइज क्या होगा? आप समझ रहे हैं मैंने क्या बताया था? अगर इससे ज्यादा स्पीड की अगर आपने की तो आपकी गाड़ी यूं ना मुड़ के यहाँ फिक जाएगी यहाँ पर। तो जो Vmax है, जिस वेलोसिटी से आप इसे घुमा सकते हैं, मास की कोई दिक्कत नहीं है, μsRg√। ध्यान रहेगा ये। इसके बाद हम बढ़ते हैं मोशन जब एक कार किसी एंगल पे चल रही हो, बैंक रोड पे चल रही है। यहां पर कंपोनेंट्स आएंगे क्योंकि ये एंगल पे है ना, तो हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले समझिए, मैं यहां से समझाता हूं आपको। हम जो फ्रिक्शन की तरफ से एक आप समझिए जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एक वैल्यू मिल रही है सर्कुलर मोशन जो हो रहा है कार का, यदि बैंक रोड है तो इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। तो जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा उसको 0 होना पड़ेगा। अब ये इन सब की हम बात कर चुके हैं। देखिए ये n है, ये बैंक रोड है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ट्रिग्नोमेट्री से ये भी थीटा होगा। अब ये n है तो ये n cos थीटा, और ये आपका n sin थीटा। ये एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, a इक्वल टू v²/r। ये n cos थीटा है, ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये f sin थीटा, ये f cos थीटा। तो इससे हमें क्या मिला? जैसे मैंने बताया कि कहाँ 0 होगा नेट फोर्स, किस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जो n cos थीटा है वो mg और f sin थीटा का सम होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो n cos थीटा बराबर हो गया mg प्लस f sin थीटा के। अब हॉरिजॉन्टल की तरफ से जरूर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? ये n, इसका n cos था, इसका n sin, f sin था, ये f cos, n sin थीटा और f cos थीटा, ये किसके बराबर हो गया? m इंटू v²/r, राइट। लेकिन हम जानते हैं इससे f किससे कम होना चाहिए? μs इंटू n। तो अगर आपको Vmax निकालना है तो इसको बराबर कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू का साइन हटा दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला? n cos थीटा हो गया mg प्लस f की जगह डालिए μsn, ये sin थीटा मिल गया इस इक्वेशन में डालने के बाद। इसी तरीके से जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे
तो आपको एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार आर मिल जाएगा। इसको एन से एन के लिए सॉल्व करेंगे तो एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन थीटा मिलेगा। यही एन आप किसी भी इसमें या पहले वाले में रख दीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। इसको रीअरेंज करेंगे तो वी मैक्स आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये सारा का सारा अंडर रूट में है, हाफ का पावर मतलब अंडर रूट है। अब इसको अगर हमारे पहले इक्वेशन से हम अगर कंपेयर करें तो आप देखें 5.18 से, अगर आपको याद होगा तो जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है कार की इस बैंक्ड रोड पे वो ज्यादा है फ्लैट रोड से। ठीक, अगर मान लीजिए ये म्यू एस जीरो हो गया, कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो है, तो आपको म्यू ये वी जीरो क्या मिल जाएगा। आप इसको जीरो रख दीजिए, इसको जीरो रख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आर जी टेन थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। इस स्पीड पे ये जो वी जीरो आपको मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ही नहीं है ताकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। इस स्पीड पे अगर ड्राइव करेंगे किसी बैंक रोड पे तो देखिए वियर टियर टायर का नुकसान तो नहीं होगा, बहुत कम होगा। ये इक्वेशन आपको ये भी बताती है कि जब जो v है वो v0 से v हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मैं 5.18 इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। v लेस देन v0 है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है विल बी अप द स्लोप। इस तरीके से ये स्लोप है ना, ये अप द स्लोप, यानी कि ये कार अब तभी पार कर पाएंगे इस एंगल पे जब tan थीटा कम होगा या बराबर होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसको जो चीज मैंने बताई है एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। एक साइक्लिस्ट है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक लेवल रोड है, उस पर वो शार्प सर्कुलर टर्न लेते हैं जिसका रेडियस 3 मीटर है। स्पीड ये कम नहीं करते हैं। जो कोएफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का यानी कि एफएस जो टायर और रोड के बीच में लग रहा है वो है 0.1। क्या ये साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएंगे या ये बराबर चलते रहेंगे? तो जो यहां से अंदाजा लग रहा है ये स्लिप होंगे। अब इसको हम कैसे करते हैं देखिए। अगर अनबैंक्ड रोड नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स ये यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा ताकि साइक्लिस्ट मूव कर जाए बगैर स्लिप किए। अगर स्पीड ज्यादा है या टर्न बहुत शार्प है यानी कि रेडियस बहुत छोटा है, दोनों ही अगर दोनों में से एक हो या दोनों हो तो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा और साइक्लिस्ट स्लिप हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या होगी कि साइक्लिस्ट जो है वो ना गिरे, स्लिप ना हो। वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, जो हमने यहां से देखा, राइट, जो अभी पिछला हमने डिस्कशन किया। आर इसमें आपका है 3 मीटर, जी है 9.8, म्यू एस है आपका 0.1। इसको रख दीजिए, आप देखेंगे कि ये पूरा मिला के ये वैल्यू आएगी आपकी। वेलोसिटी इनकी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपका 2.94 है, ये आपका 5 है। वी स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। वी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ रहा है, जो कंडीशन यहाँ पर ओबे नहीं की जा रही है, इन दोनों में रखिए, आपकी कंडीशन ओबे नहीं की जा रही है। इसका मतलब है ये 25 स्क्वायर है और ये आपका 2.94। इसका मतलब साइक्लिस्ट आप स्लिप कर जाएगी। एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जिसका रेडियस 300 मीटर है। अब इसमें बैंकिंग दी हुई है, इसमें एक बैंकिंग दी हुई है, जो बैंकिंग आपका एंगल आपका 15 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रेसिंग कार है उसके व्हील और रोड के बीच में है 0.2, आपको बताना है कि ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए रेस कार की ताकि टायर में ज्यादा नुकसान ना हो, वियर टियर ना हो, और क्या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है ताकि स्लिप ना हो, स्लिपिंग ना हो। अब हमारे पास अभी हमने कुछ फॉर्मूले निकाल लिए, वो हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वैल्यूज हमें सारी दी हुई है। तो अगर कोई बैंक रोड हो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो नॉर्मल फोर्स का मतलब ये वाला, और जो फ्रिक्शनल फोर्स या जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसका जो कंपोनेंट है, वो दोनों मिला के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं ताकि सर्कुल में घूमती रहे कार बगैर स्लिप किए। ऑप्टिमम स्पीड की बात करें तो जो नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट है एन का, जैसे ये एन इस तरीके से आ रहा था, इसका नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट है, वही काफी है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जा सके।
और फ्रिक्शनल फोर्स की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्टिमम स्पीड v0 वो कैसे बनेगी, हम जानते हैं rg tan थीटा अंडर रूट, है ना, या पावर हाफ। r आपके पास है, थीटा आपके पास है, g आपके पास है। देखिए v0 आपका 28.1 आएगा। और जो दूसरा पार्ट है इस सवाल का, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड v max है, उसके बाद उसका भी फॉर्मूला है rg, ये वाला μs प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस μs tan थीटा, इसका अंडर रूट। ये सारी वैल्यू रखिए, आपको 38.1 मीटर पर सेकंड मिलेगी। सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। जो 3 लॉ ऑफ मोशन है जो हमने न्यूटन के देखे, ये सारे के सारे फाउंडेशन है मैकेनिक्स के। अब इससे क्या है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। अब एक बॉडी की नहीं, एक से अधिक बॉडी भी अगर आए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हद तक हम देखेंगे कि बहुत सारी बॉडीज एक साथ काम कर रही होंगी या फिर उन पे फोर्स लग रहे होंगे। हर एक बॉडी पे ग्रेविटी भी लग रही होगी। जब हम इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ज़रूरी ये है कि हम एक पार्ट चूज करें जिसे हम कहते हैं सेपरेट पार्ट, उस पर अपने लॉज लगाएं और हम उसके बाद हम फाइनल एक एक करके फिर फाइनल उनका कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हम पूरे, जैसे पूरा एक सिस्टम है, इसका एक पार्ट ले लें और इस पार्ट को हम कहें कि ये एक सिस्टम है, रिमेनिंग पार्ट असेंबली जो है उसको हम एनवायरनमेंट कह लें। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा भी हमने जो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो इस तरीके से है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके के सवाल सॉल्व करें तो सबसे पहले डायग्राम बना लें ताकि हर एक पार्ट बॉडी का दिखता रहे, लिंक क्या है, सपोर्ट क्या है। एक कन्वीनियंट आपके हिसाब से पार्ट उठाइए, एक एज अ सिस्टम उठाइए, इसका अलग से डायग्राम बनाइए जिसे हम सेपरेट डायग्राम कह रहे हैं। ये सारे उस सिस्टम के फोर्सेस दिखाए, जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं अलग अलग एजेंसी से वो दिखाइए। अच्छा, जो फोर्सेस हैं, जो इसके सिस्टम के अलावा जो चीज़ है, एनवायरनमेंट जिसे आप बोल रहे हैं, उसको मत दिखाइए इसमें। तो ये जो अलग से एक पार्ट आपने लिया और उसके हमने डायग्राम बनाया, उसमें फोर्सेस दिखाए, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें आप फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिखाइए, डायरेक्शन दिखाइए, राइट। जो आप श्योर हो, जैसे डायरेक्शन जो टेंशन का है वो कहाँ होगा, वो अलोंग स्ट्रिंग की लेंथ के होगा। जो रेस्ट बाकी जो है उसको अननोन मान लीजिए, कोई बात नहीं, वो हम लॉज ऑफ मोशन से निकाल लेंगे। अब दूसरा सिस्टम उठाइए उस एनवायरनमेंट का, उसमें भी यही काम करिए। अब आप देख सकते हैं कि जब अलग अलग सिस्टम होते हैं तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम एक साथ काम कर रहे होंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम मान लीजिए ए है, जो फोर्स ए पे लग रहा है बी के द्वारा वो एफ है, तो बी के द्वारा ए पे लगेगा वो माइनस एफ हो जाएगा। इस तरीके से किया जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा इससे समझते हैं। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, वो एक बहुत सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। जब एक लोहे का सिलेंडर जिसका मास 25 kg है, जो इसके ऊपर रखा जाता है, इस ब्लॉक के ऊपर, जो फ्लोर है वो एक, क्योंकि अब जैसी आपने चीज रखी तो ब्लॉक और सिलेंडर का एक सिस्टम बन गया। अब क्या है कि अब ये दोनों जा रहे हैं विथ कुछ एक्सेलरेशन आ गया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्शन है ब्लॉक का फ्लोर पे क्या होगा पहले और बाद में, ये आपको बताना है। ग्रेविटी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी, इसको आपको एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से बताना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। पहले तो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, फ्लोर पे रेस्ट पे रखा हुआ है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे ताकि दो फोर्सेस हम इस ब्लॉक पे दिखा सके। पहला तो हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दिखा देंगे, जैसे इसका वेट 2 kg दिया हुआ है, 10 की ग्रेविटी दी हुई है, 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन इस पे लग रहा है। नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर दिखा देंगे। और पहली लॉ का जो मोशन, जो पहला हमारे पास लॉ है, नेट फोर्स होगा वो बस मस्ट बी 0, क्योंकि ये आपका रेस्ट पे हो गया है, ये और ये बराबर होंगे। अब जो तीसरा लॉ है हमारा एक्शन का, मतलब तीसरा लॉ अगर हम लगाएंगे अपने ब्लॉक पे, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फ्लोर पे ब्लॉक के द्वारा वो 20 न्यूटन है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिएगा ये आपका यहाँ पर है, पहले एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर पे, इसमें 20 न्यूटन नीचे लगा रहे हैं, रिएक्शन फोर्स ऊपर है। ये फ्री बॉडी डायग्राम है इस ब्लॉक का। उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर आपने एक सिलेंडर रख दिया, तो ब्लॉक और सिलेंडर दोनों अब
कंबाइन हो गए। अब जैसे ही आपने रखा तो इसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड आ गया। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है अर्थ, ये कितना हो जाएगा? अब देखिएगा ये 270 है, क्योंकि इसमें कैसे आया देख बताता हूँ मैं आपको। इसमें 25 kg आपको लग रहा है ना, और 25 इंटू 10 कर दीजिए जैसे पहले वाला किया था। 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। इस 250 में 20 और जोड़ दीजिए, 270 न्यूटन हो गया। ये 270 न्यूटन नीचे लग रहा है और इसका भी कुछ रिएक्शन फोर्स ऊपर होगा R डैश, है ना। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम है सिस्टम का, इसने इंटरनल फोर्सेस नहीं दिखाए, ये ब्लॉक और इनके बीच में लग रहा है। अब हम सेकंड लॉ मोशन लगाएंगे। 270 माइनस R डैश इज इक्वल टू व्हाट? 27, जो 27 मतलब वेट, इन दोनों का वेट आप ले लीजिए, इंटू 0.1 न्यूटन, क्योंकि ये 0.1 इंटू मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इसका आपको बताया गया है कि 2 kg है, इसका 2 kg है, इसका 25 kg है। 25 और 2 मिला के हो गया 27 ये हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन 0.1। तो जो नेट आपको मिल रहा है वो है 270 माइनस R डैश। तो R डैश कितना आएगा? 270 को इधर ले आइए, 267.3। तो इस तरीके से जो थर्ड लॉ मोशन है, जो एक्शन जो सिस्टम है फ्लोर पे जो लग रहा है वो 267.3 वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, जो फोर्स, पहली चीज ये है कि जो फोर्स ग्रेविटी का है 20 न्यूटन, जो ब्लॉक पे अर्थ द्वारा लग रहा है, जो फोर्स है ग्रेविटी का अर्थ जो ब्लॉक के द्वारा लग रहा है वो 20 न्यूटन है, लेकिन वो ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। जो फोर्स जो फ्लोर पे है ब्लॉक द्वारा वो एक्शन है, और जो फोर्स ब्लॉक पे है फ्लोर द्वारा वो रिएक्शन है। इस बी के लिए अगर हम देखें तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है 270 न्यूटन लग रही है। जो सिस्टम है अर्थ बाय अर्थ, इसको हम एक्शन कह सकते हैं। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ सिस्टम के द्वारा लग रही है अर्थ पे, वो है 270 न्यूटन, जो ऊपर की तरफ है। और जो फोर्स है फ्लोर पे सिस्टम द्वारा, उसे हम एक्शन कह सकते हैं। जो फोर्स है सिस्टम फ्लोर के द्वारा सिस्टम पे, वो हम रिएक्शन कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो फोर्स है ब्लॉक पे सिलेंडर द्वारा, और जो फोर्स है सिलेंडर पे ब्लॉक के द्वारा, वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो एक्शन रिएक्शन चीजें जानना बहुत जरूरी है, कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये 267.3 न्यूटन आता है। लॉज ऑफ मोशन को समराइज करते हैं। एरिस्टोटल साहब ने शुरुआत की, उनका एक कहना था कि जो फोर्स है वो बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी चीज को यूनिफॉर्म मोशन में चलाते रहें। लेकिन इसको हम एरिस्टोटल फैलेसी कहते हैं, जो कि गलत साबित हुई, राइट। फोर्स जरूरी है, लेकिन वो काउंटर करने के लिए, यानी कि अपोजिट फोर्स की आवश्यकता है, जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब गैलीलियो साहब आए, उन्होंने बहुत बहुत इजी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखे, बॉडीज का मोशन हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेट पे हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है, तो वो सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया लेके आए। जो न्यूटन साहब का जो पहला लॉ था, उसको इस तरीके से कहा गया, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। यानी कोई भी रेस्ट पे जो चीज है वो रेस्ट पे रहेगी, कोई भी चीज जो यूनिफॉर्म मोशन पे है वो यूनिफॉर्म पे ही मोशन पे ही रहेगी, अनलेस कि कोई बाहरी फोर्स इस पे ना लगाया जाए। या इसको और थोड़ा सा हल्का किया गया, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो द एक्सेलरेशन इज जीरो। यानी कि अगर कोई भी बॉडी पे कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जीरो। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब सीधा मास लीजिए बॉडी का और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो रेट है चेंज मोमेंटम का किसी भी बॉडी का, वो प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स उस पर अप्लाई किया गया, और वो किस डायरेक्शन में काम करता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मोमेंटम की बात की उसी से निकल के आता है K इंटू एम ए। के को हम 1 लेते हैं, F इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स है, A एक्सेलरेशन है, मास है, और SI यूनिट में या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हम K को 1 लेते हैं। तो अल्टीमेटली F इक्वल टू एम ए बनता है।
तो SI यूनिट फोर्स की यहां से बन जाती है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब ये है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उसमें मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जो सेकंड लॉ है बड़ा कंसिस्टेंट है फर्स्ट लॉ का, क्योंकि अगर F 0 कर दें इस फॉर्मूले में तो आप देखें एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन लगाया नहीं गया है। ये वेक्टर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, और ये सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फोर्स किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है तो आप उसी, वो लोकल होता है, मतलब ये जनरल नहीं होता, लोकल होता है। सेकंड लॉ लोकल है, मतलब एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे, ये कहीं जैसे ट्रेन से आपने पत्थर फेंक दिया तो वो पत्थर ट्रेन के बारे में नहीं सोचता रहेगा। जब बाहर आपने फेंक दिया इसका मतलब वो अपनी अलग उसकी दुनिया हो गई, वहां पर अलग लॉ, अपना अलग लॉ लगाएगा, वो यही लॉ लगाएगा लेकिन अलग तरीके से, उसको ट्रेन से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर बात आई इम्पल्स की। इम्पल्स का मतलब सीधा फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कहिए इम्पल्स प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, जो कि बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। अब इम्पल्स क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, और मोमेंटम में शिफ्ट आप देखते हैं, जैसे क्रिकेट बॉल को जब आप बैट लगाते हैं तो आप देखिए बहुत कम समय के लिए क्रिकेट बैट और बॉल का संपर्क होता है, लेकिन चीजें कितनी चेंज हो जाती है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन है, हर एक एक्शन के लिए हमेशा एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, या आप ये कहें कि जो फोर्स हमेशा दो बॉडीज के बीच में होगा, जो ए बी पे लगाएगा वही बी ए पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये साइमल्टेनियस फोर्सेस हैं, एक साथ लगते हैं, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता है इसमें। किसी को भी आप एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी आप रिएक्शन कह सकते हैं। एक्शन रिएक्शन हो सकता है कैंसिल हो जाए, लेकिन एक्शन रिएक्शन अगर डिफरेंट बॉडीज पे हो रहे हैं तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, कैंसिल नहीं होते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो टोटल मोमेंटम, कुल मोमेंटम जो होगा किसी भी, अगर अलग अलग आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ले लें तो हमेशा टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो लूज नहीं होता है। ये लॉ सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ये इसी से निकल के आता है। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, रोकने वाला, इंपेंडिंग फोर्स कहते हैं इसको, जो दो सरफेस के बीच में काम करता है उनके उनके मूवमेंट को रोकने के लिए। ये कंपोनेंट है कांटेक्ट फोर्स का, जो सरफेस का जो कांटेक्ट हो रहा है वहां उस पर काम करता है, टेंजेंट कह सकते हैं आप। अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। एफएस है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोई भी चीज रुकी हुई है उसको रोक के रखता है। काइनेटिक फ्रिक्शन ये है कि जब ये मूवमेंट करने लग जाएगी तो जो फोर्स लगेगा उसे हम एफ के कहेंगे, और ये कभी भी इनके बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करते, ना एफ के ना एफ एस, ये इंडिपेंडेंट है। कुछ अप्रोक्सीमेट लॉज है उसको फॉलो करते हैं, जैसे एफ एस है वो कम होता है या बराबर होता है एफ एस मैक्सिमम से, जो मैक्सिमम स्टैटिक है उसी के बाद मूवमेंट शुरू हो जाएगा, वो म्यू एस इंटू आर के बराबर होता है। और काइनेटिक की बात करें तो म्यू के इंटू आर के बराबर होता है। जैसे म्यू एस है ये चीज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे कांस्टेंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं कौन सा सरफेस है। तो आप एक्सपेरिमेंटली देखें तो हमेशा म्यू एस ज्यादा होता है, म्यू के कम होता है। ये कुछ यूनिट्स हैं, सिंबल्स हैं, डायमेंशन है, रिमार्क्स है क्वांटिटी के। जैसे मोमेंटम है ये पी से रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर है, इसकी यूनिट आप केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड कह सकते हैं। फोर्स है न्यूटन है, F इक्वल टू m इंटू ए, सेकेंड लॉ ml t माइनस 2। इम्पल्स है फोर्स इंटू टाइम होता है, चेंज इन मोमेंटम है तो ml t माइनस 1, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड इसको कह सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हो या फिर आपका ये फ्रिक्शन हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों ही न्यूटन में दिए जाते हैं, दोनों ही क्योंकि फोर्स है तो ml t माइनस 2, और ये इनके रिमार्क्स है कि जो एफ एस है वो कम होता है, बराबर होता है म्यू एस एन से, लेकिन एफ के बराबर होता है म्यू के एन से। तो ये इस चैप्टर के बारे में हुआ, लॉज इन मोशन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।